हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जोहार। मैं आपका जीएस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है सीबीटी 2 ग्रुप डी कई सारे पेपर हैं, कई सारे एग्जाम हैं। अब तो लेखपाल की भी बारी है। तो याद रहे आने वाले समय में एसएससी का भी एग्जाम है। तो उसके लिए एक स्पेशल क्लास डिजाइन की गई है कि वैसे कॉमन क्वेश्चंस जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो ग्रुप डी हो या फिर बात करें सीबीटी 2 की, या बात कर ले हम एसएससी की, या बात करें स्टेट लेवल एग्जाम की। तो आइए देखते हैं कि वो सारे क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं आज। लेकिन क्लास शुरू करने के पहले आपको मैं बता दूं कि जिनका सीबीटी 2 का पेपर है, सीबीटी 2 और ग्रुप डी का पेपर है, आप हमारे साथ 19 तारीख से जो बैच शुरू हुआ है ना, इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। जिनकी तैयारी अभी भी आपको लग रहा है कि आधी अधूरी तैयारी है, सर कैसे क्या करें, तो यू कैन ज्वाइन दिस पार्टिकुलर बैच। आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो, बहुत फायदा होगा बिल्कुल, क्योंकि 2 घंटे मैं पढ़ा रहा हूं 12:40 पे, पहला 12:40 दोपहर को, और दूसरी लेक्चर है 7:05 पे। ये बैच 5 जनवरी से शुरू हुआ था, 5 जनवरी को मैंने पढ़ाया था। इसके बाद फिर मैं पढ़ा रहा हूं। तो 5 जनवरी को मैंने जो पढ़ाया था वो हिस्ट्री और पॉलिटी थी, इसमें मैं पढ़ा रहा हूं ज्योग्राफी और स्ट्रैटेजी के। इसके बाद जब शुरू होगा तीसरी, तब शुरू होगा करंट अफेयर्स और फिर साइंस। ठीक है, आइए समझते हैं, देखते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, अपना गोल सेलेक्ट करना होगा रेलवे एग्जाम, और फिर जाकर गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो कितने मंथ का? एटलीस्ट 3 मंथ। और फिर हमारा रेफरल कोड बाबा10 डालेंगे, जिससे आपको 10% का रिबेट मिलेगा। तो आप ज्वाइन करिए और अपना सिलेक्शन पक्का रखिए, है ना। अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन के लिए, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो या स्टेट लेवल एग्जाम हो, यहां तक कि सीटेट के लिए आप हमारा रेफरल कोड यूज कर सकते हो। ये सब में एप्लीकेबल होगा, जहां आपको 10% रिबेट मिलेंगे। ठीक है, तो आइए लेट्स सी, देखते हैं। सवाल कहता है कि बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य जो हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक प्रकार है, वो क्या है? छम, नाट्य, धाम, गोगर, क्या होगा? तो बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए एक डांस प्रस्तुत किया जाता है। उस डांस का नाम क्या है? छम। क्या है माय डियर? छम है। उस डांस का नाम क्या है? छम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के छम नृत्य को शैतान नृत्य भी कहते हैं। बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं को भगाने के लिए किया गया छम नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य है। हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है। ठीक है, कहां किया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। मूसी और भीमा, द मूसी एंड भीमा आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर। मूसी और भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? महानदी, कृष्णा, कावेरी या ब्रह्मपुत्रा? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2? मूसी और भीमा किसकी सहायक नदियां हैं? तो माय डियर, मूसी और भीमा की बात करें, कृष्णा की सहायक नदी है, और मूसी बहुत फेमस, इसके किनारे एक बहुत बड़ा शहर हैदराबाद लोकेट है। कई बार पूछा जाता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे? तो मूसी नदी के किनारे, जो किसकी सहायक नदी है? ये कृष्णा की। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, एलिमिनेट कर सकते थे ऑप्शन को। क्यों? क्योंकि ब्रह्मपुत्रा देखेंगे तो ये कहां पर? असम और अरुणाचल प्रदेश, यानी कहां? पूर्वोत्तर भारत चला जाएगा। अगर महानदी की बात करें तो ये सीजी, और कहां? ओडिशा चला जाएगा। बचा 2 ऑप्शन जो साउथ इंडिया में है, कृष्णा और कावेरी। तो जब भी आप एग्जाम देते हो तो इस ऑप्शन को आसानी से एलिमिनेट करिए। अगर एक बार आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाती है ना। नेक्स्ट की बात करें, कृष्णा में शामिल होने वाले प्रमुख सहायक नदियां घाटप्रभा नदी, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा नदी और मूसी नदी है ना। नेक्स्ट, मालिमथ कमेटी की रिपोर्ट किससे संबंधित है? जुडिशियल डिलीज, टेक्सटाइल सेक्टर रिफॉर्म्स, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म्स, स्टॉक मार्केट रिफॉर्म्स, क्या होगा? तो मालिमथ कमेटी की बात करें माय डियर, आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार। आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी का नाम मालिमथ कमेटी रखा गया है। क्या रखा गया? मालिमथ कमेटी रखा गया, ताकि जो आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार क्या है कि ताकि जो आपराधिक न्याय प्रणाली है ना, उसमें रिफॉर्म किया जा सके, उसमें सुधार किया जा सके। ठीक है, 1025 ईसा पूर्व में प्रसिद्ध, 1 मिनट रुकना, 1025 ईस्वी है ना, 1025 ईस्वी में
प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया और लूटा? क्योंकि एडी है, बीसी तो है नहीं, है ना, बीसी मतलब बहुत पुरानी हो जाएगी, बीसी मतलब क्या हो जाएगा, वैदिक सभ्यता। तो 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया, किसने हमला किया? मुहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनी, नादिर शाह, चंगेज खान, क्या होगा? तो भाई 1025 ईस्वी की बात करें, 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला किसने किया? तो मोहम्मद गजनवी ने किया। बता दें बच्चे, ये इसका 16वां आक्रमण था, ये इसका 16वां आक्रमण था और जी भर के लूटा सोमनाथ मंदिर को, जो गुजरात में है। कहां पे? गुजरात में है, ठीक है, याद रखिएगा। टोटल 17 आक्रमण किया है, किसने? तो महमूद गजनवी ने। किसने? महमूद गजनवी ने। सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया और अफगानी शासक गजनी के महमूद द्वारा लूटा गया। मंदिर भगवान शिव को समर्पित, मालवा की परमार राजा भोज और 1026 और 1042 ईस्वी के बीच अहिलवाड़ के सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम द्वारा फिर से इसका पुनर्निर्माण कराया गया था। फाइनली जो अभी मंदिर बनी है वो हमारे पटेल साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसका निर्माण कराया था, पुनर्निर्माण कराया था। नेक्स्ट की बात करें, किस देश में सबसे पहले जीएसटी को लागू किया गया? किस देश में सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी को लागू किया गया? फ्रांस, यूएसए, जर्मनी और कनाडा। तो अब अगर देखोगे जीएसटी भारत में भी लागू हो गया 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को, और फिर सबसे पहले फ्रांस में लागू किया गया। कहां लागू किया गया? सबसे पहले फ्रांस में लागू किया। ठीक है भाई, सबसे पहले फ्रांस में लागू किया है, याद रखिएगा। 1954 में फ्रांस जीएसटी लागू करने वाला पहला देश। तब से जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारत, लगभग 1 दर्जन से अधिक देश जीएसटी को लागू कर चुके हैं। किसका खनन ओडिशा के बादम पहाड़ खान में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइंड इन द बादम पहाड़ माइंस ऑफ ओडिशा? एजुराइट, डोलोमाइट, बॉक्साइट, हेमाटाइट, क्या होगा? तो माय डियर, मैं आपको बताऊं कि बादम पहाड़ जो ओडिशा में है, हेमेटाइट जो किसका? आयरन ओर है, जो क्या है? आयरन ओर है, लौह अयस्क है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, तो लौह अयस्क का भंडार ओडिशा के बादम पहाड़ी खानों में किए जाते हैं। ठीक है, ये कुद्रेमुख लौह अयस्क का भंडार दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। सुंदरी पेड़ एक प्रसिद्ध प्रजाति है, यह कहां पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, हिमालय के पहाड़, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मैंग्रोव के जंगल, याद रखिएगा। तो सुंदरी पेड़ की बात करें तो ये कहां? मैंग्रोव के जंगल, यानी कहां? गंगा का जो डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, गंगा का जो डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, जिसे हम सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। तो सुंदरवन का डेल्टा का नामकरण क्यों पड़ा? सुंदर वृक्ष के कारण उसका नाम सुंदरवन का डेल्टा पड़ता, जो मैंग्रोव के जंगल है। किसके? मैंग्रोव का फॉरेस्ट है। ठीक है, सुंदरी मैंग्रोव जंगलों में पेड़ों की एक प्रसिद्ध प्रजाति, जिसके बाद उसका नाम सुंदरवन का नाम रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें बच्चे, टाटा आयरन और इस्पात कंपनी यानी टिस्को की स्थापना दोराबजी टाटा ने किस वर्ष की थी? 1919, 1913, 1907, 1911, क्वेश्चन नंबर 8। तो भाई टिस्को की स्थापना दोराबजी द्वारा 1907 में की गई थी। कहां पे की गया? जमशेदपुर में, जमशेदपुर में, जिसे आज हम टाटा के नाम से जानते हैं। ये कहां? सुवर्ण रेखा नदी के किनारे, सुवर्ण रेखा नदी के किनारे। और याद रहे कि सुवर्ण रेखा नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी मानी जाती है कि जिसके जल में सोने के कण पाए जाते हैं, और झारखंड की जो कैपिटल रांची वो सुवर्ण रेखा नदी के किनारे है। ठीक है, नेक्स्ट, ये देख सकते हो कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी स्थापना जमशेदजी टाटा ने 26 अगस्त 1907 को दोराबजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया, और 1912 में जमशेदजी टाटा समूह की एक शाखा के रूप में स्टील का उत्पादन शुरू हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, पुडुचेरी में पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? पुडुचेरी में पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? तो अवस्थी तोंग, कंचन चौधरी, किरण बेदी, सुंदरी नंदा। तो पुडुचेरी में पहली महिला पुलिस महानिदेशक, कई लोगों को किरण बेदी लगेगा, भैया ये एलजी थी, उपराज्यपाल, और पहली महिला आईपीएस। ठीक है, याद रखिएगा, सुंदरी नंदा। ठीक ना, गलती मत करिएगा, क्योंकि किरण बेदी क्या थी? तो पहली महिला एलजी। ठीक है, नेक्स्ट, तो अब ये देख सकते हो कि एडीजीपी के पद पर 1988 कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी सुंदरी नंदा को पुडुचेरी की पहली महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। किरण बेदी जबकि उपराज्यपाल थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ मेटलवाइड? टीन, बिस्मथ, सिलिकॉन, फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 10। तो भाई कौन एलिमेंट है, कौन मेटलवाइड है? तो सिलिकॉन। क्या भाई? सिलिकॉन मेटलवाइड है, बिल्कुल याद रखिएगा। मेटलवाइड के रूप में वर्गीकृत किए गए तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलियम है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें माय डियर। मिथाइल प्रोपेन किसका एक समायव है? एन हेक्सेन, एन ब्यूटेन, एन प्रोपेन, एन पेंटेन। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। तो मिथाइल प्रोपेन किसका एक समावयव है? तो किसका होगा भाई? किसका एक आइसोमोर है? एन ब्यूटेन का। किसका आइसोमोर है मिथाइल प्रोपेन? एन ब्यूटेन का है, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, तो एन ब्यूटेन का एक आइसोमोर है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत के 3 सबसे सस्ते शहरों में से एक नहीं है? तो जब भी ऐसे सवाल आए नेगेटिव वाले, आप गलती मत करिएगा। तो कौन सस्ते शहरों में से एक नहीं है माय डियर? मुंबई नहीं है, जबकि बेंगलुरु है, दिल्ली है, चेन्नई है। ठीक है, सस्ते शहरों में से एक नहीं है। बेंगलुरु, चेन्नई और नई दिल्ली EIU द्वारा जारी रैंकिंग में दुनिया के 10 सबसे सस्ते शहरों में से एक माने गए। किस स्थान पर वाडियर राजवंश ने शासन किया था? मैसूर, गुवाहाटी, जबलपुर, पटना। तो वाडियर राजवंश की बात करें, ये दक्षिण भारत के राजवंश हैं जो मैसूर कर्नाटक में शासन किए थे। कहां पे? दक्षिण भारत कर्नाटक में शासन किए थे माय डियर। वाडियर राजवंश अंग्रेजों द्वारा वाडियर भी लिखा गया, एक भारतीय शाही राजवंश था जो 1399 से लेकर 1947 तक मैसूर राज्य पर शासन किया। ठीक है, यहीं से आपके टीपू सुल्तान, हैदर अली। सुप्रीम कोर्ट के पहले जज का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में महाभियोग का प्रस्ताव संसद में पेश किया गया था। जस्टिस वीरास्वामी, जस्टिस रामास्वामी, जस्टिस महाजन, जस्टिस सुब्बा राव। क्या होगा? तो माय डियर, जस्टिस रामास्वामी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पहले जज हैं जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। तो कब लाया गया था? 1993 में लाया गया था माय डियर। तो वीर रामास्वामी को पहला न्यायाधीश होने का जिसके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू की गई। कब? तो 1993 में लोकसभा में लाया गया। ठीक है, याद रखिएगा। कहां? लोकसभा में लाया गया, बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें माय डियर। जे थॉमसन को भौतिक में नोबेल पुरस्कार की खोज किसके लिए दिया गया? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन। तो भाई आपको याद होगा जे थॉमसन को फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार की खोज के लिए दिया गया था इलेक्ट्रॉन के लिए। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए दिया गया था। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए दिया गया था माय डियर। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की अपनी खोज से परमाणु संरचना के ज्ञान में क्रांति लाने की मदद की। और आपको याद होगा एक ट्रिक मैं बता दूं, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच, ये क्या है सर? इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, प्रोटॉन का रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन का चैडविक। फिर से समझिएगा, इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन का चैडविक। ठीक है, नेक्स्ट। 1564 में गढ़कटंगा की रक्षा करते हुए किस महारानी ने मुगल सेना से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी? रानी अवंतीबाई, रानी रुद्रम्बरा, रानी दुर्गावती, रानी अहिल्याबाई। तो किसने? रानी दुर्गावती। ये किसके विरुद्ध? अकबर के विरुद्ध। तो याद रखिएगा, अकबर से लड़ाई हुआ था गढ़कटंगा की। ठीक है, 1564, क्योंकि अकबर का कार्यकाल है ये। 1556 में अकबर गद्दी पर बैठता है और 1605 तक गद्दी पर रहता है ये। ठीक है, तो रानी दुर्गावती की मृत्यु 1564 में गढ़कटंगा की रक्षा करते हुए मुगल सेनाओं के साथ लड़ने में हो गई। रानी दुर्गावती के पति की मृत्यु के बाद वह गोंडवाना राज्य की उत्तराधिकारी बनी और लगभग 15 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। कौन सी गैस अपने ठोस अवस्था में भी ड्राई आइस के रूप में जानी जाती है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो क्या होगा माय डियर? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम ड्राई आइस बोलते हैं, सूखी बर्फ। किसे? CO2 को सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है। CO2 को सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, सूखी बर्फ जिसे हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का एक रूप है जिसका उपयोग चीजों को ठंडा रखने में और स्टेज शो में धुआं बनाने के लिए भी करते हैं। बहुत मजेदार। मनोरंजक नृत्य थोड़ा किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। थोड़ा या स्पोर्ट डांस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो थोड़ा कहां का? हिमाचल प्रदेश। थोड़ा कहां का भाई? हिमाचल प्रदेश, याद रहेगा। जबकि टोडा एक जनजाति है, टोडा
एक जनजाति है जो तमिलनाडु में है, तो कंफ्यूज मत करना, ठीक है। टोडा ये क्या है, ट्राइब है, क्या है ये, ट्राइब है, जनजाति है, ठीक है। नेक्स्ट, थोड़ा हिमाचल प्रदेश का एक मार्शल आर्ट रूप है, कहां का मार्शल आर्ट रूप है भाई, बिल्कुल याद रखिएगा। भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक डैश ने हेलसिंकी फिनलैंड में आयोजित 38वें जीबी बॉक्सिंग टूर्नामेंट में जीता। कविंदर सिंह बिष्ट, नवीन कुमार, मोहम्मद हुसामुद्दीन या शिव थापा। क्वेश्चन नंबर 19। तो मैं आपको बता दूं कि भारत के लिए एकमात्र गोल्ड या स्वर्ण पदक कविंदर सिंह बिष्ट जीते थे 38वें जीबी बॉक्सिंग टूर्नामेंट, जो कहां फिनलैंड में खेला गया था, ठीक है माय डियर। कविंदर सिंह बिष्ट 56 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीतने वाले, जबकि शिव थापा 60 किलोग्राम में, जबकि 3 अन्य ने हेलसिंकी फिनलैंड में 38वें जीबी बॉक्सिंग टूर्नामेंट में एक अच्छा अब भारतीय अभियान समाप्त किया था। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1876 में कलकत्ता में किसके द्वारा की गई, बदरुद्दीन तैयब जी, वीके चिपलुनकर, आनंद मोहन बोस या शिशिर कुमार घोष। क्या होगा, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की बात करें माय डियर तो आनंद मोहन बोस ने की था, कब, 1876 ईस्वी में, ठीक है भाई। इंडियन नेशनल एसोसिएशन वाज द फर्स्ट डिक्लेयर्ड नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन ब्रिटिश इंडिया बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस 1876। आप बेसिकली जानते हो किसके बारे में, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में, आनंद मोहन बोस भूल जाते हो, ठीक है, याद रखिएगा। और फिर जब कलकत्ता में मर्ज हो गया 1885 में, यानी इट वाज ओरिजिनली एस्टेब्लिश्ड एज भारत सभा एंड हेल्ड इट्स फर्स्ट एनुअल कॉन्फ्रेंस इन कलकत्ता, ठीक है। लेकिन जब 1885 में आईएनसी की स्थापना होती है बंबई में, तब जाकर ये उसमें मर्ज हो गया, ठीक है। तो माय डियर ये था आज का सेशन, उम्मीद करते हैं कि 20 सवाल बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर किया होगा आपने, ठीक है। जो 19 तारीख को बैच शुरू हो रहा है, आप हमारे साथ जरूर ज्वाइन करें। रेफरल कोड क्या है माय डियर, बाबा10 लगाकर, बहुत फायदा होगा, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए, आप हमारे साथ ज्वाइन कर लीजिए। लाइव सर आखिर प्लस पे क्यों जुड़े, बहुत फायदा, अनलिमिटेड एक्सेस है, वीकली टेस्ट है, लाइव क्लासेस है, पर्सनल गाइडेंस मिल जाता है, एजुकेटर का टेस्ट एनालिसिस है, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर है ना। और याद रखिएगा भाई, कमिंग डेज में सफलता बैच में 26 जनवरी को बैच शुरू हो रहा है एक, जिनका भी एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का एग्जाम होगा, बिल्कुल टारगेट करिए, बहुत फायदा होगा, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। मॉक टेस्ट सब कुछ है, मॉक टेस्ट है, टोटल 400 प्लस आवर्स कंज्यूम, यानी पढ़ सकते हो आप, बिल्कुल ठीक है। और आइकॉनिक फीचर्स है कि अब मान लो पढ़ते पढ़ते लाइव क्लास में आपको प्रॉब्लम हुआ तो आप एजुकेटर से बात भी कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। और डाउट फीचर भी है ना अनअकैडमी एप्लीकेशन में। और अब देख सकते हो कि आस्क का डाउट क्या ये कि सर नाउ अवेलेबल आप अनअकैडमी वेबसाइट फॉर ऑल आवर लर्नर्स इन एसएससी एग्जाम, ठीक है माय डियर। बिल्कुल अपनी जब भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हो, बिल्कुल आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी एस्पायरेंट्स, बिल्कुल ये जो टॉप एजुकेटर हैं उनका टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री मिल जाता है, ठीक है, एसएससी एस्पायरेंट के लिए। और ये फीचर है कि आप अपने एजुकेटर से लाइव क्लास में बिल्कुल बात कर सकते हैं। 23 जनवरी से या 23 जनवरी को इस बार बिल्कुल कॉम्बेट होगा, तो पार्टिसिपेट जरूर करिएगा दोपहर 12 बजे। इंस्टॉल करने के लिए रेफरल कोड मांगेगा, तो BA10 लगाकर बाबा10 लगाकर आप इंस्टॉल कर लेना, बिल्कुल फ्री। अगर आप इसमें टॉप करते हो 1 2 3 में, तो 1 साल का एसएससी सब्सक्रिप्शन बिल्कुल आपको फ्री मिलते हैं, ठीक है। अब ये देखिए मैंने कहा एसएससी सब्सक्रिप्शन क्या करें, तो बिल्कुल हमारा कोड लगाकर आप ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल है ना, क्योंकि 2 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए और बिल्कुल धमाकेदार तरीके से तैयारी करिए, ठीक है भाई। अगर इस वीडियो में कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट लगा होगा तो बिल्कुल आप क्लेम करके अवार्ड जीत सकते हो। अब 24 तारीख को यानी कमिंग मंडे को 10:05 पे मॉक टेस्ट है CBT 2 और ग्रुप डी के लिए, आप पार्टिसिपेट जरूर करें। 50 क्वेश्चन देखते हैं बिल्कुल 1 घंटे में, ठीक है। सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाना। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।